नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं दिव्यांश शर्मा। कोरोना की दूसरी लहर भले खतरनाक हो, लेकिन अगर हम और आप तैयार हैं तो इस वायरस पर आसानी से वार किया जा सकता है। लेकिन जब सिस्टम बेपरवाह और समाज लापरवाह हो जाए तो इंसानियत पर खतरा हो जाता है। सरकार और समाज की लापरवाही के चलते ऐसे ही खतरे से आज देश की जंग चल रही है। संक्रमण की बेकाबू रफ्तार के आगे सिस्टम जवाब देने लगा है। ऐसे में जरूरत है बड़ी तैयारी की, जरूरत है जीत की, तैयारी हिम्मत और हौसले की, तैयारी एहतियात बरतने की और जागरूकता फैलाने की। लेकिन ये तैयारी होगी कैसे? कैसे महामारी पर वार होगा और कैसे जिंदगी जीतेगी, ये बताने के लिए वर्ल्ड इम्यूनिटी वीक पर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने एक खास कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम में उद्योग, शिक्षा और स्वास्थ्य जगत की हस्तियां आपको बताएंगी, समझाएंगी कोरोना से जंग का प्लान। तो आइए शुरू करते हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का यह खास कार्यक्रम। रसोमा लैबोरेटरीज प्रेजेंट्स हैं तैयार हम। जी हाँ, है तैयार हम। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान, इंडियन बायोडीजल के डायरेक्टर एस कबीर जी। एस कबीर जी, आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यह है कि डीजल के बारे में तो सभी लोग सुनते हैं, जानते हैं, समझते हैं। बायोडीजल के बारे में बहुत लोग चर्चा नहीं करते हैं। ऐसे में डीजल और बायोडीजल में अंतर क्या है? सबसे पहले सर धन्यवाद आपका इस कार्यक्रम में हमें बुलाने के लिए। सर, डीजल और बायोडीजल में बहुत बेसिक सा एक फ़र्क है। जो अपन नॉर्मल डीजल इस्तेमाल करते हैं वो क्रूड का बना हुआ होता है, वो क्रूड से बनता है। और जो बायोडीजल होता है वो मानव निर्मित है। जैसे कि घर में बचा हुआ वेस्ट ऑयल, गाड़ियों से निकला वेस्ट ऑयल, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन चीज़ों से बनता है। तो इसमें कई तरीके की कमियों को हमने दूर करने के प्रयास करा है। हमने कई तरीके के इसके अंदर एथेनॉल्स, ये सब चीज़ें हमने इसमें इस्तेमाल करी जिससे लोगों की आय बढ़ सके। और ये एज़ कम्पेयर टू क्रूड डीजल सस्ता भी है। जी सर, आपने बताया कि अंतर क्या है। अब मेरा दूसरा जो प्रमुख सवाल है वो बायोडीजल से जुड़ा हुआ है। क्या बायोडीजल का इस्तेमाल मेडिकल बिजनेस में होता है? जी सर। और अगर होता है तो फिर कैसे होता है? सर, बहुत सारी जगह होता है सर। बायोडीजल के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो आपके इस्तेमाल में आते हैं। जैसे कि आप सैनिटाइज़र इस्तेमाल करते हैं, उसमें मिथनॉल इस्तेमाल होता है। तो बायोडीजल के काफ़ी ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो आज की तारीख में मेडिकल फील्ड में इस्तेमाल किए जा रहे हैं और करते हैं। हम लोग सैनिटाइज़र इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं, माउथ वॉश इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारी चीज़ों में ऐसा इस्तेमाल किया जाता है सर। जी एस कबीर जी, आप बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं जानकारी के लिहाज से। सर, मेरा अगला सवाल ये है कि मेडिकल इनोवेशन की जब हम चर्चा करते हैं, तरह तरह के इनोवेशन हो रहे हैं। ऐसे में आज के दौर में, इस कोरोना काल में, आप क्या देखते हैं कि इनोवेशन के लिहाज से भारत की मौजूदा स्थिति क्या है और आने वाले वक्त में क्या क्या चैलेंजेस हैं? सर, आप आज से 1 साल पहले को इमेजिन कीजिए, जब कोरोना का पहला लॉकडाउन लगा था 24 मार्च को, तो क्या हम इतने तैयार थे? हमारे पास वैक्सीन थी क्या? हमारे पास टेस्टिंग किट्स थी? हम सब चीज़ के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर थे। पर हमारे यहाँ के लोगों ने बहुत इनोवेशंस करे, बहुत मेहनत करी है उस काल में भी। और आज देखिए, टेस्टिंग किट्स हमारे खुद के इंडिया में बनती हैं, चाहे वो RT-PCR हो, चाहे एंटीजन हो। दुनिया की किसी देश के पास 2 वैक्सीन्स नहीं है, लेकिन हमारे पास आज की तारीख में 2 वैक्सीन्स हैं। और हमारे यहाँ वोकल फॉर लोकल पर बहुत ज़्यादा फोकस गया है इसके बाद में। पहले हम बहुत सारी मेडिसिन के लिए चाइना, इटली, ईरान, इनके ऊपर डिपेंडेंट थे, लेकिन आज की तारीख में हम धीरे धीरे आत्मनिर्भर बन रहे हैं और लोग बाग इनोवेशंस कर रहे हैं, लड़के काम कर रहे हैं इसके ऊपर। हमारे भी कुछ टीम है जो इसके ऊपर काम कर रही है, रिसर्च एंड एनालिसिस का, जिसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं। जी एस कबीर साहब, आपको कई मंचों पर सम्मानित किया गया है, इसलिए मैं इस सवाल पर एक बार फिर लौटूंगा कि जब मेडिकल इनोवेशन की बात की जाती है, एक इनोवेशन वो होता है जो मुश्किल परिस्थितियां हमारे सामने खड़ी होती हैं मेडिकली या किसी बीमारी के लिहाज से, तब हम उसके लिए तैयारी करते हैं। एक वो स्थिति होती है जो भविष्य के लिहाज से आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं उसको लेकर चर्चा हो रही हो, या फिर ऐसा तो नहीं है कि आने वाले 10 साल में या 5 साल में ऐसी स्थिति हो जिससे लड़ने के लिए हम पहले से ही तैयार हो सकें।
क्या इस लिहाज से भी मेडिकल इनोवेशन के लिहाज से जो चैलेंजेस हमारे सामने हैं उसको लेकर अभी से तैयारी की जा रही है? बिल्कुल सर, करी जा रही है। इसके अंदर काफ़ी लोग, पूरी टीम, भारत सरकार, सब इसके अंदर लोगों की मदद कर रहे हैं। हमारे यहाँ जैसे आईआईटी दिल्ली के हम लोग स्पॉन्सर्स हैं। आईआईटी दिल्ली के अंदर आज की तारीख में इतने इनोवेशंस मेडिकल फील्ड में हो रहे हैं कि शायद आने वाले समय में आपको लैब जाने की ज़रूरत ना पड़े। जैसे बहुत सारी ऐसी जांचें होती हैं, जैसे आपने ग्लूकोमीटर देखा है जिससे लोग शुगर नापते हैं। अब आपने नया ऑक्सीमीटर अभी देखने में आया है लोगों को। तो सर इनोवेशंस हो रही हैं जिससे पूरा एनालाइज किया जा रहा है। कहीं ना कहीं हमारे लोग बहुत आगे की, आप 10 कह रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ हमारे देश के युवा जो है आने वाले 20 साल के आगे की सोच के चल रहे हैं। क्योंकि ये जो भयावह स्थिति अपने यहाँ देखने को मिल रही है कोरोना की, इसके लिए मानसिक तौर से हम शायद 24 मार्च के पहले तैयार नहीं थे, लेकिन अब हम तैयार हैं। अब हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम सब इसको मिल के, इससे एक लंबी लड़ाई है, इसको लड़ना है, इससे जीतना है, देश को बचाना है, देश के आर्थिक हालात को बचाना है, और सब इसके अंदर मेहनत कर रहे हैं सर। जी सर, यही हमारा मैसेज है सभी को कि है तैयार हम। सर, आज के दौर में आप अलग अलग तरह की तस्वीरें देख रहे हैं। स्थिति बहुत विकट है, गंभीर है। सरकार हो, सिस्टम हो, लगातार कोशिश कर रहा है कि कोरोना के केसेस को कम किया जा सके। प्रशासनिक तौर पर भी फैसले लिए जा रहे हैं, मेडिकल व्यवस्थाओं को बढ़ाने के तौर पर भी फैसले लिए जा रहे हैं। लेकिन एक सवाल लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है कि कोविड के भयावह होने का प्रमुख कारण क्या रहा? सर, सबसे पहले तो मैं सरकार को छोड़ के अपने देशवासियों से एक बात कहना चाहता हूँ कि कोविड के जो इतने भयावह स्थिति है, इससे कहीं ना कहीं जिम्मेदार हम खुद हैं। हम लोग जब फर्स्ट वेव हमारे यहाँ कोरोना का आई, उसके बाद में सरकार ने धीरे धीरे लॉकडाउन खोला, हम लोग केयरलेस होते चले गए और हमने कभी अंदाज़ा ही लगाया कि सेकंड वेव भी आएगी। जबकि हमको अमेरिका ने, इटली ने पहले से आगाह करा था कि उनके यहाँ सेकंड वेव कितनी भयावह थी। जब अपने यहाँ पहली वेव आई, उस समय अमेरिका के अंदर कितनी मौतें हुई, इटली में कितनी मौतें हुई, और वो लोग तैयार नहीं थे। तो सुपर पावर्स हैं दुनिया के, और हम तो एक डेवलपिंग नेशन है। उसके बाद भी हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से काउंटर करा, लेकिन कहीं ना कहीं गलतियाँ आम जनों से हुई हैं और आज भी कर रहे हैं। लोगों को इसके अंदर एहतियाती बरतना पड़ेगी। लोगों को अपने आप को, हाथों को सैनिटाइज करना है, धोना है, मास्क लगाना है, ये सब चीज़ें करना पड़ेंगी, नहीं तो आने वाले समय स्थिति और ज़्यादा भयावह हो सकती है। जी कबीर जी, अब जो मेरा सवाल है वो सवाल उन अभ्यर्थियों, उन छात्रों से जुड़ा हुआ है जो मेडिकल क्षेत्र में तैयारी भी कर रहे हैं, और या फिर वो समझ रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि हम मेडिकल क्षेत्र में किस लाइन में जाएं। क्योंकि अमूमन आपने देखा होगा मेडिकल क्षेत्र में जाना है तो उन्हें एक बात बताई जाती है कि भाई MBBS या फिर डेंटल कॉलेज। इसके अलावा और भी कई रास्ते होते हैं जिस पर चलते हुए आप बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। अगर इसी कड़ी में मैं फार्मा और मेडिकल क्षेत्र की बात करूं तो क्या क्या अवसर हैं और क्या क्या चुनौतियां हैं? सर, अवसर भी बहुत हैं, चुनौतियाँ भी बहुत हैं। पिछले, आप देख रहे हैं, पिछले लगभग 45 दिन होने को आए हैं आज। अपने देश के अंदर सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है, वो पड़ रही दवाइयों की। MBBS हर बच्चा करना चाहता है, उसका सपना होता है, इसमें बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेरा सिर्फ छोटा सा एक संदेश उनको ये है कि वो एनालाइजिंग और रिसर्च के ऊपर भी काम करें, खुद आगे आएँ, नई नई रिसर्च लेके आएँ, ऐसी चीज़ें लेके आएँ, ऐसी चीज़ों के ऊपर काम करें जो शायद आने वाले समय में ऐसी स्थिति अपने देश के अंदर निर्मित ना हो। हमारा पैरामेडिकल स्टाफ, हमारा पुलिस स्टाफ, हमारा मेडिकल स्टाफ, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, ये सब बहुत आउटस्टैंडिंग काम कर रहे हैं। आज की तारीख में 24-24 घंटे काम कर रहे हैं बिना सोए, ताकि लोगों की जान बच सके, किसी भी तरीके से बचाया जा सके। सर, मैं छात्रों से सिर्फ एक ही अनुरोध करूँगा कि प्लीज़ आप रिसर्च एंड एनालिसिस पे काम करिए। जिसको MBBS करना है, जिसका इंटरेस्ट है, वो करे, अच्छी तरीके से आगे बढ़े और अपनी सेवाएं पूरी 100% दे। जी, देश निर्माण में हमारे लिए बहुत मददगार होगा ये सब। सर, देश निर्माण में और समाज के लिए आप और आपकी टीम भी लगातार दिन रात मेहनत कर रही है। सर, जो आपके टेस्ट किट्स हैं और एयर प्यूरीफायर है, मैं एयर प्यूरीफायर पर ज़्यादा स्पेसिफाई करूंगा क्योंकि पहले इसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझा आती थी, लेकिन आज के टाइम में जब पॉल्यूशन लगातार बढ़ रहा है, किस तरह की हम दिक्कतें देख रहे हैं, सांसों जुड़ी हुई लोगों को हो रही है, इसकी क्या क्या खूबियां हैं और क्यों इस वक्त ये सबसे बड़ी ज़रूरत है हमारे रूम में या जहां भी हम सोते हैं, रहते हैं?
सर पहले तो मैं आपको थोड़ा रोकूंगा, माफ़ी चाहूँगा इस चीज़ के लिए। ये एयर प्यूरीफायर नहीं है, ये एयर डिसइंफेक्टेंट है। ये एयर को प्यूरीफाई नहीं करता, ये एयर के अंदर मौजूद जितने भी बैक्टीरियाज, पाइथॉन्स, छोटे छोटे कण होते हैं जो अपने आंखों से विजिबल नहीं होते हैं, उन सबको मारने में बहुत मददगार होता है। इसका बेसिक काम करने का तरीका ये H2 मॉलिक्यूल्स छोड़ता है, क्योंकि कोई भी बैक्टीरिया हो, कोई भी आपका पाइथॉन्स हो, इवन तो आप कोविड का भी बैक्टीरिया ले लें, उसकी आउटर लेयर जो होती है वो कैल्शियम की बनी होती है और कैल्शियम अट्रैक्ट करता है हाइड्रोजन को। तो ये क्या करता है कि ये आपके जिस रूम में, जिस एरिया में आपने लगाया है इसको, उसके अंदर 8 फीट की हाइट तक ये पूरे मॉलिक्यूल्स को भर देता है। ये लगातार चलता रहता है। तो जैसे ही कोई भी इन्फेक्टेड व्यक्ति या कोई भी वायरस या कोई भी चीज़ इसके संपर्क में आती है तो तुरंत H2O के बहुत बारीक कणों के अंदर, जो अपने आई थिंक 3.5 माइक्रोन से भी कम के, उसके अंदर कन्वर्ट होकर ज़मीन के ऊपर गिर जाती है, जो आंखों से विजिबल नहीं है। लेकिन इसके जीते जागता एग्जाम्पल सर हमें हैं। हमको भी जब हमने इस प्रोडक्ट को लेके आए थे तो हमने इस प्रोडक्ट को सबसे पहले हमारे ऑफिस में टेस्टिंग पे लगाया था, रिसर्च एंड एनालिसिस पे हमारे यहाँ साइंटिस्ट की टीम्स ने, इन सब ने इसको बना के लाए थे। और हम लोगों ने इसको बहुत, मेरे ऑफिस में इतना वकीन है मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, पर मेरा ऑफिस में सर आज की तारीख में ऊपर वाले की कृपा से, भगवान की दया से, कोई भी आज तक कोविड पॉजिटिव नहीं है, किसी को कोई सिम्टम्स भी नहीं आए। जी सर, लेकिन जो मार्केट में ये बताया जाता है कि एयर प्यूरीफायर मिल रहा है, आप इसको लेंगे तो आपके कमरे की एयर जो है बिल्कुल प्यूरीफाई हो जाएगी, क्या ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी रहती है या फिर हिडन बातें रहती हैं? मैं चाहूँगा थोड़ा सा इस पर आप और स्पेसिफाई होते हुए दर्शकों को जानकारी दें, क्योंकि अक्सर एयर प्यूरीफायर को लेकर ही बात की जाती है मार्केट में। सर देखिए, एयर प्यूरीफायर बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है वो क्या करता है कि आपके रूम के अंदर मौजूद जो गंदगी होती है, धूल के जो कण होते हैं, जो बारीक कीटाणु होते हैं, उनको अंदर से एक तरफ से खींच के दूसरी तरफ से एनहेंस करती है, उनको मारती नहीं है। उसके अंदर एक हाफा फिल्टर लगा होता है, उस फिल्टर के अंदर वो सब चीज़ जमती रहती है, तो वो मरता तो है नहीं सर, तो सिर्फ वो हवा की क्वालिटी को इम्प्रूव करती है। लेकिन जो हमारा जो वेलसेयर एयर डिसइंफेक्टेंट है, ये PM05 के अंदर के जो मौजूद कीटाणु होते हैं उनको भी ये मार के नीचे गिराता है। इवन तो ये कोविड के ऊपर भी इफेक्टिव है। अभी हम लोगों ने इसको ICMR के अप्रूवल के लिए भेजा हुआ है और लगभग 8 से 10 दिन में ICMR भी इसको अप्रूव कर देगी। और अभी तक हमने जिन कस्टमर्स के यहाँ ये प्रोडक्ट लगाया है वो सब पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। तो ये बेसिक फ़र्क है सर प्यूरीफायर और डिसइंफेक्टेंट में। आज मान के चलें अपन किसी एक हॉल के अंदर, एक रूम के अंदर, या आपके ऑफिस को ही ले लें अपन, आप बैठे हैं, कोई बाहर से व्यक्ति आता है तो वो वहाँ पे बैक्टीरियाज या कोविड के वायरस छोड़ के जा सकता है। लेकिन क्योंकि ये H2O मॉलिक्यूल्स छोड़ता रहता है लगातार 24 घंटे, तो ये उन जो बैक्टीरियाज और कोविड के वायरसेस को जिनको भी लेके आएगा उसको मार के वहीं ख़त्म कर देता है। वो इन्फेक्शन आप तक नहीं लेके जा सकता। आज की तारीख में आप टेबल कितनी बार सैनिटाइज करेंगे, हैंड कितनी बार सैनिटाइज करेंगे? ऑफिस में काम करते हैं अपन, सभी लोग केयरलेस हो जाते हैं, हम भी केयरलेस हो जाते हैं। तो ये उस समय में मदद करता है। जैसे अपन घर में गए, हम बाहर से गए, हम कुछ कोविड का बैक्टीरिया ले गए, हमारे हॉल में लगा हुआ है, तो एटलीस्ट वो हम हमारे बच्चों को नहीं दे पाएंगे, वो हमारा वहाँ बचत हो जाएगी हमारे परिवार की, हमारे बच्चों की। तो बेसिक फ़र्क हमारे एयर डिसइंफेक्टेंट में और नॉर्मल प्यूरीफायर्स में यही है। सर, मेरा आपसे एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सपेक्टेशंस यानी उम्मीद, अपेक्षाएं हर किसी की रहती हैं ऑर्गेनाइजेशन की, आसपास के सोसाइटी से भी, सिस्टम से भी और गवर्नमेंट से भी। आपकी सरकार से क्या क्या अपेक्षाएं हैं? सर, सरकार काम करने का भरपूर प्रयास कर रही है, लेकिन गलत दिशा में काम कर रही है मेरे हिसाब से। अपने पास, इंडिया के पास आज की तारीख में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, सब कुछ मौजूद है। इतने बड़े बड़े जनता कर्फ्यू, लॉकडाउन्स लगाने से मुझे नहीं लगता कि इससे कोई हल निकल रहा है। अभी एट प्रेजेंट की स्थिति में तो नहीं निकल रहा है। मैं तो सिर्फ एक छोटी सी गवर्नमेंट से आग्रह करना चाहूँगा कि आप नॉर्मलाइज करें जीवन को, लोगों के पैनिक जो लोगों के अंदर बैठ गया है उसको आप ख़त्म करें। उसका तरीका ये है कि आप टेस्टिंग बढ़ाएं, जहाँ भी आपके लोग निकल रहे हैं पॉजिटिव, आप उस एरिया को कंटेनमेंट जोन बनाएं, उसमें 100% टेस्टिंग कराएं। जिन लोगों को वास्तविकता में अस्पताल की आवश्यकता है उनको अस्पताल पहुँचाएँ, नहीं तो अपने यहाँ आशा वर्कर्स मौजूद हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मौजूद हैं, इन लोगों से आप वहीं कराएँ। ये सब काम वहीं करा सकते हैं उनसे, जिनको माइल्ड है उनका आप वहीं करा सकते हैं। किसी फैमिली के अंदर किसी व्यक्ति को है तो आप एक रूम में क्वारंटाइन करा के उसको वहीं पे कर सकते हैं। लेकिन अब ये हो गया कि जैसे कोविड की रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो आदमी सबसे पहले अस्पताल भागता है। दूसरा, पैनिक परचेजिंग बहुत हो रही है। ऑक्सीजन की भी मुझे नहीं लगता कि अपने यहाँ कोई कमी है।
पर लेकिन कहीं ना कहीं पैनिक लोगों में क्रिएट हुआ है। तो गवर्नमेंट को थोड़ा सांत्वना लोगों को देना चाहिए, समझाना चाहिए कि एक्चुअल में हम करना क्या चाह रहे हैं। कई गरीब लोग ऐसे हैं जिन लोगों के रेहड़ी वाले हैं, ठेले वाले हैं, इनके काम धंधे बंद हो गए हैं। उन लोगों के लिए गवर्नमेंट को मेरे हिसाब से आगे सोचना चाहिए कि उनको कैसे उनका रोज़गार भी प्रभावित ना हो और हम इस कोविड की विषम परिस्थिति से भी निकल सकें। ठीक है, ये तो सरकार से आपकी अपेक्षा है, लेकिन सर क्या कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सारी की सारी जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की है? समाज की क्या जिम्मेदारी है? आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर देखिए, सरकार समाज से होती है, लोगों से होती है। अपने आप कहा गया है गवर्नमेंट इज ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल। तो गवर्नमेंट से अपेक्षा है, लेकिन लोकल लेवल पे कहीं ना कहीं हमारे समाज के लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा क्या करना है क्या नहीं करना है, एक्सपर्ट्स की राय लेना पड़ेगी। अपने आप के परिवार के अंदर थोड़े थोड़े दिनचर्या में परिवर्तन करना पड़ेंगे, बहुत सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा, इस तरीके से आगे बढ़ाना पड़ेगा कि कंप्लीट चेंज करना पड़ेगा अपने आप को। हम लोग बहुत केयरलेस हैं, वी इंडियंस आर वेरी केयरलेस, और शायद इसी की वजह है कि दुनिया की आज सबसे बड़ी सेकेंड वेव हिंदुस्तान के अंदर है। और मैं बिल्कुल लोगों से आग्रह करना चाहूँगा इस चीज़ के लिए, प्लीज़ मास्क पहनें, आवश्यकता ना हो तो घर के बाहर ना निकलें, हाथों को बार बार धोएं, सैनिटाइज करें, ज़रूरत पड़ने पर ही कोई चीज़ मेडिसिन परचेज़ करें, नहीं तो आपकी पैनिक परचेजिंग की वजह से किसी जिस ज़रूरतमंद व्यक्ति है उस तक वो चीज़ नहीं पहुंच सकती, उस तक मेडिसिन नहीं पहुंच पाते, कि उसको बेड नहीं मिल पा रहे हैं। प्लीज़ किसी टाइप के पैनिक में ना आएँ, डॉक्टर से कंसल्ट करें। आजकल तो सब ऑनलाइन फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, आप इंटरनेट पे पढ़ें क्या समस्या है उसमें, आप करें इस सब चीज़ों को करें आप आगे। हमारी भी जिम्मेदारी है, अकेले गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थोड़ी है सब चीज़ की। ठीक है सर, ये तो बात हो गई कि कोरोना से निपटने के लिए क्या किस तरह से जागरूकता बहुत ज़रूरी है। मैं एक बार बायोडीजल की बात दोबारा करना चाहूँगा, जो टेक्निकल बातें हैं। डीजल की तुलना में बायोडीजल क्यों ज़रूरी है? जी सर, सबसे बड़ी बात तो ये कि बायोडीजल और डीजल का बेसिक फ़र्क समझने की ज़रूरत है। डीजल के अंदर सल्फर कंटेंट होता है लगभग 4% के आसपास, जो हमारे एयर को पोल्यूट कर रहा है, जिससे हमको परेशानी हुई। सांस के प्रॉब्लम, दिल्ली हमारे देश की राजधानी, आज सबसे बुरी स्थिति, सबसे ख़राब एयर क्वालिटी इंडेक्स है, और कई शहर ऐसे हैं हिंदुस्तान के जो उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो बायोडीजल की एक सबसे बड़ी खासियत क्या है कि सर ये कार्बन नहीं छोड़ता है, ये इसका सल्फर कंटेंट सिर्फ 0.1% है। दूसरा, ये आपके घर के उन वेस्टेज मटेरियल्स को यूटिलाइज करके बनाया जाता है जिसको आज तक किसी ने सोचा नहीं है। तो उससे एक आपको आय बन रही है, अपनी डिपेंडेंस खत्म हो रही है दूसरे देशों के ऊपर, हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं इस विषय में। तो हम तो यही चाहेंगे कि अपन आत्मनिर्भर बने। और अभी तक हमने मार्केट में लगभग 52 हमारे पंप्स हैं मध्य प्रदेश के अंदर, और सभी से हमारा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। ठीक है, और लोग अब इसको अडॉप्ट भी करना चाह रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं बल्कि। जी जी जी। सर, क्या बायोडीजल के क्षेत्र में सरकार को आगे भी नई पॉलिसी बनानी चाहिए जिससे डीजल को और प्रमोट किया जा सके? बिल्कुल सर, अभी महाराष्ट्र के अंदर बनाई गई है नई पॉलिसी, और संभवतः महाराष्ट्र की पॉलिसी आने के बाद में शायद मध्य प्रदेश शासन और पूरा भारत सरकार इसके ऊपर विचार करके पूरी एक नई पॉलिसी बनाएगी। अभी ये असंगठित क्षेत्र है, नया है, कुछ एजुकेशन लोगों को देंगे हम, कुछ सरकार देगी, और हम एक स्वच्छ पर्यावरण और स्वच्छ वायु का एहसास कर पाएंगे इसकी वजह से। जी सर, आजकल आप देख ही रहे हैं किस तरह से ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए आम जनता परेशान हो रही है, इधर उधर भटक भी रही है। किल्लत से लेकर इसकी जमाखोरी से लेकर कालाबाजारी तक की खबरें सामने आ रही हैं। ऐसे में मैं चाहूँगा कि सर आप जानकारी दें और बताएं कि किस तरह के पेशेंट के लिए क्या ज़रूरी है। सर, रेमडेसिविर जब तक डॉक्टर प्रिस्क्राइब ना करे आवश्यकता नहीं है मेरे हिसाब से। लोग आज की तारीख में जो मैं देख रहा हूँ, मैंने इंदौर में भी देखा है, यहाँ भोपाल में भी देखा है, कई लोग ऐसे हैं जो हमको कॉल करते हैं, प्लीज़ हमको 4 इंजेक्शन अरेंज कर दिए, हमको प्लीज़ 6 इंजेक्शन अरेंज कर दिए। जब हम उनसे पलट के रिपोर्ट मांगते हैं तो उनका तरफ से हमको रिपोर्ट्स आती नहीं है, वो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन दे नहीं पा रहे हैं। क्या हम उनके लिए चलिए ट्राई करें, हम प्रशासन से लड़ें किसी चीज़ के लिए? तो अपने यहाँ पे 8% में सर जमाखोरी, अवसर बना के मुनाफा कमाना, लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं इसको कि हम जाने अनजाने हमारे देश को हम कितने नीचे स्तर पे ले जा रहे हैं।
अगर सर ये लॉकडाउन कंटिन्यू रहता है या जनता कर्फ्यू जिसको अपन कह रहे हैं कंटिन्यू रहता है आने वाले 2 महीने के लिए, तो हमारी जीडीपी के अंदर 2% की गिरावट होगी और हमको उभरने में आने वाले 2 साल और लगेंगे और ऐसी कई बीमारियां आएंगी जाएंगी। लोगों को एक दूसरे के प्रति संवेदनशील होना पड़ेगा, लोगों को एक दूसरे को समझना पड़ेगा। किसी भी टाइप की पैनिक परचेजिंग, किसी भी टाइप की जमाखोरी, किसी भी व्यक्ति को परेशान करना, अन्यथा ये इनको छोड़ना पड़ेगा। दूसरा रही ऑक्सीजन की बात, सर ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। मध्य प्रदेश के अंदर आप देख लीजिए, कोई भी एक व्यक्ति अगर ऑक्सीजन के अभाव में यहाँ मरा हो तो, या किसी की डेथ हुई हो तो। लेकिन हमारे यहाँ क्या हो रहा है, प्राइवेट लोग जो घर पे इलाज कर रहे हैं, कुछ ऐसे झोला छाप डॉक्टर्स हैं जो लोगों को पहले ही बोल देते हैं तुम्हें कोविड है, घर पे ऑक्सीजन ले आओ, ऑक्सीजन कंसनट्रेट खरीद लो। तो उस चक्कर में किसी ना किसी जो हकदार है, जो वास्तविकता में सीरियस है, उसको हम कहीं ना कहीं हक छीन रहे हैं। जैसे अब आज मैं आपके स्टूडियो आ रहा था, मेरे को एक बड़ी दुखद घटना, मेरे एक बचपन के मित्र थे, उनकी डेथ की पता चली मेरे को। क्योंकि उनको मेडिसिन टाइम पे अवेलेबल नहीं हो पाई। दूसरा, टेस्टिंग के अंदर हम लोगों को थोड़ा सा 2 कदम और आगे बढ़ना पड़ेगा, रिपोर्ट्स को थोड़ा जल्दी लाना पड़ेगा। लोगों को रिकवर कराना है तो उसका तरीका यही है सर कि घर घर जाके गवर्नमेंट टेस्टिंग कराए, 100% टेस्टिंग हो और जो पॉजिटिव निकले उसको जो उचित इलाज एज़ पर इंडियन रूल्स के हिसाब से, एज़ पर कोविड शेड्यूल्स के हिसाब से दिया जाना चाहिए, वो दिया जाए। जी सर, हम पूरी उम्मीद करते हैं कि आपने जो बातें कही हैं वो मैसेज सोसाइटी के साथ साथ सरकार को भी कन्वे हो। कोरोना संकट काल में आपके विशिष्ट योगदान के लिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको सम्मानित करता है। एस कबीर जी, आपने है तैयार हम के जरिए चर्चा भी की और एक संदेश सकारात्मक रूप में सबको दिया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।